हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस पार्ट 4। अभी तक जो हमने देखा था वो जनरल हमने डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में देखा था, कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस हैं, और उसमें हमने जो स्टार्ट किया था वो न्यूट्रिशन किया था। न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स के बारे में जनरल डेफिनेशन देखी थी, फिर हम ऑटोट्रॉप्स पे आए थे, और प्लांट में जो था हमने फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म जो थी वो किस तरह से होती है वो देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। आज हम स्टार्ट करेंगे रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो यदि हम देखें, द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड टू सब्सटेंस। हमें ये पता था, हमने रिएक्शन देख चुके थे कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है उसमें फॉर्मेशन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो इसका जो सिंथेसिस होता है वो दो सब्सटेंस से मिलके बनता है, और वो दो कौन कौन से हैं? दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या है वो? एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर। अब हम ये अच्छे से जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस है जो कि रिलीज्ड होती है एटमॉस्फेयर में, है ना। इट रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है, और इसका जो यूज़ है, द एटमॉस्फेरिक जो गैस रहती है, एटमॉस्फेयर में जो गैस रहती है, इसी का यूज़ जो है वो प्लांट करते हैं। द ऑटोट्रोपिक प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड विच एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। और लीफ के सरफेस पे, जो मेनली लोअर सरफेस पे ज़्यादा रहते हैं प्रेजेंट स्टोमेटा, तो लीफ की जो लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं या ले लेते हैं, और इसका यूज़ जो है फोटोसिंथेसिस में करते हैं। द एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। अब देखिए, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं वो तो क्या है, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, बट जो एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, वो क्या है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, वो वाटर में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है उसी का यूज़ कर लेते हैं। प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। मैंने अब आपको सिंपल ड्रॉ करके दो स्टोमेटा, ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर के बारे में बताया है। देखिए, ये जो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल जो दिख रहा है ये करता है कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? ये गार्ड सेल। ये बीच में गैप दिख रहा है, इसका मतलब कि ये गार्ड सेल जो है वो ओपन है, और इस वक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आ जाती है। बट जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो ये जो है ये पूरी तरह से यहाँ से गैप ख़त्म हो जाता है, और फिर किसी भी तरह का एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है उस वक्त स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं फॉर देयर गैसियस एक्सचेंज, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। अब होता क्या है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग गैसियस एक्सचेंज के लिए हो रही है, बट यहाँ पे क्या होता है, इसके थ्रू वाटर भी जो है वो स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। जो वाटर रहता है वो भी निकल जाता है, ट्रांसपिरेशन हो जाता है वाटर का, है ना। तो अब हम आगे देखते हैं। वाटर इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। रूट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। वाटर जो है एक अनदर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम टू द लीव्स वेयर इट रीचेज द फोटोसिंथेटिक सेल। वाटर कहाँ से आएगा सेल के अंदर? रूट से आएगा। रूट जो है वो क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर जाइलम सेल
टिश्यू के थ्रू, हमने 9th में देखा था, जो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को कंडक्ट करने का काम करते हैं, और इसके थ्रू जो है वो फोटोसिंथेटिक, मतलब जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहाँ तक ये सारे जो वाटर है या वाटर का जो अमाउंट है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। वाटर गैस ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड रिलीज ऑक्सीजन। हमने फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म देखी थी उसमें हमने देखा था कि वाटर जो है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है, ऑक्सीजन में। तो वाटर इज कन्वर्ट इनटू द ऑक्सीजन, मतलब इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने दो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस के बारे में देखा, एक हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया है वाटर। बट फोटोसिंथेसिस के लिए दो और इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस चाहिए जिनका यूज़ तो नहीं होता है बट इनकी प्रेजेंस जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कंपलसरी है। तो ये जो दो सब्सटेंस हैं वो क्या क्या हैं, पहला है क्लोरोफिल और दूसरा है सनलाइट। तो ये जो क्लोरोफिल और सनलाइट है ये कहाँ से आते हैं, एनवायरनमेंट में से सनलाइट मिलता है, और क्लोरोफिल जो है वो कहाँ से मिलता है, लीव्स के अंदर ही रहता है। तो क्लोरोफिल किस तरह से हेल्प करता है ना, वो मैंने एक्टिविटी के थ्रू बताया है कि क्लोरोफिल का यूज़ जो है वो किस तरह से होगा या किस तरह से उसकी प्रेजेंस जो है लीफ के अंदर है ये कैसे पता लग रही है, ये एक्टिविटी 6.1 देख के आपको पता लगेगा। तो इसमें बताया गया है हमें पॉटेड प्लांट्स लेना है विथ वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स मतलब जिनमें एक जैसा कलर ना हो, लीव्स में अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। जैसे अगर आपने मनी प्लांट की लीव्स देखी हो तो वो एक जैसी ग्रीन नहीं दिखाई देती, अलग अलग दिखाई देती है। अब आपको क्या करना है, प्लांट को डार्क रूम में 3 दिन के लिए रखना है। हमको ये अच्छे से पता है लीव्स में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। तो जब हम इसको डार्क रूम में रखेंगे तो जितना भी स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो पूरा यूज़ हो जाएगा। फिर हमको प्लांट को सनलाइट में 6 आवर्स के लिए रखना है। हमने वापस प्लांट को 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रखा तो फिर क्या होगा, ये फिर से फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन बनाएगा। अब उसमें से हमको एक लीव्स तोड़ लेनी है। अब जैसे मान लीजिए ये लीव्स है तो इसमें ये ग्रीन जोन अलग दिख रहा है, हमको इस ग्रीन जोन को क्या करना है, स्पॉट कर लेना है पेपर पे, है ना। पेपर शीट पे लीव्स का शेप बनाकर उसे कलर कर लेना है जहाँ जहाँ हमें वो दिखाई दे रहा है, और वेरीगेटेड लीव्स में क्लियरली दिखाई देते हैं ये। अब फिर उसके बाद लीव्स को हमें बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट के लिए रखना है। उसके बाद वहाँ से निकाल कर जिसमें अल्कोहल में डालना है, और फिर ये जो है इसे वाटर बाथ मतलब कि पानी उबलता हुआ हो और उसके अंदर हमें अल्कोहल का जो बीकर है वो रख देना है, और तब तक रखे रहने देना है जब तक अल्कोहल पूरी तरह से बॉईल नहीं होने दे। और जब हम देखेंगे तो इसके बाद हमें जो है लीव्स का कलर जो है चेंज दिखेगा। फिर हम लीव्स को कुछ देर के लिए आयोडीन सॉल्यूशन में रख देंगे। जो आयोडीन का सॉल्यूशन होता है उसमें रखेंगे। तो आयोडीन सॉल्यूशन में क्या होगा, ये जो लीव्स में स्टार्च था ये क्या देगा, आयोडीन टेस्ट देगा, और हमें जो कलर है वो क्या होगा, स्टार्च का अलग अलग उस पर, मतलब जहाँ जहाँ क्लोरोफिल था वहाँ क्या हुआ, फूड का फॉर्मेशन हो गया, और उस पर्टिकुलर एरिया में हमें जो है आयोडीन टेस्ट दिखाई देगा। तो ये पता लगाएगा कि क्लोरोफिल जो है वो लीव्स में प्रेजेंट था। इसके अलावा एक एक्टिविटी और दी हुई है आपकी बुक में जो कि ये बताती है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो इसमें बोला गया है टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट। 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लेने हैं और उन्हें किस में रखना है, डार्क रूम में रखना है 3 दिन के लिए। इन पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में रख देना है, और फिर इनके नीचे क्या रखनी है, कवर। एक में हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक ग्लास प्लेट में रख के और दोनों को वैसलीन लगा के जार से कवर कर देना है। एक में रखना है, दूसरे को नहीं रखना है। अब होता क्या है, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फिर हम जब वैसलीन लगा के इसमें रखेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी गैसियस एक्सचेंज जो है वो नहीं हो पाएगा। अब ये जो हम लगभग सनलाइट में 2 आवर्स के लिए रखेंगे और उसके बाद फिर हम जब इसमें से
चेक करके स्टार्च टेस्ट करेंगे तो जिसके अंदर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला जो रहेगा वो स्टार्च टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि यहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगी और इसकी लीव्स जो हैं वो स्टार्च टेस्ट देंगी। तो इससे ये पता लगता है इन एक्टिविटीज़ से कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़रूरी होती है। इसके बाद जो कुछ और मटेरियल्स रहते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन ये सब भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है ना, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। अब नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो ये जो सारे मटेरियल्स हैं ये कहाँ से मिलते हैं, मेनली सॉइल से ही मिलते हैं। वैसे नाइट्रोजन का मैक्सिमम अमाउंट यदि हम बोलें लगभग 78 पार्ट जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बट प्लांट जो है इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स की रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, या एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट्स और नाइट्रस में यदि कन्वर्ट हो जाती है लाइटनिंग के थ्रू तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाइट्रोजन कुछ फर्टिलाइज़र्स के थ्रू भी प्लांट को दी जाती है, तो इस तरह से फॉस्फोरस भी कुछ फर्टिलाइज़र्स के थ्रू दिया जाता है। तो इस तरह से प्लांट की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग सब्सटेंस से फुलफिल होती है। तो यहाँ जो है हमारा ऑटोट्रॉप्स जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो पूरी तरह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखेंगे। थैंक यू सो मच। यदि आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है मुझे मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।